नमस्कार मित्रों, आप सभी का इस चैनल में पुनः स्वागत है। मित्रों, आज इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत समास एवं समास विग्रह के बारे में पढ़ेंगे। मित्रों, यह वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, परंतु मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई अन्य वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना ही किसी पुस्तक को पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। तो संपूर्ण जानकारी के लिए धैर्यपूर्वक इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का प्रकरण। आइए सबसे पहले समास की परिभाषा समझ लेते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के योग से नवीन शब्द बनाने की विधि या क्रिया को समास कहते हैं। इस विधि से बने शब्दों को समस्त पद कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, पूर्व पद या पहला पद प्लस उत्तर पद या दूसरा पद बराबर समस्त पद। एक उदाहरण के माध्यम से बात स्पष्ट हो जाएगी। यथा प्लस शक्ति बराबर यथाशक्ति। इसमें यथा पूर्व पद या पहला पद है और शक्ति उत्तर पद या दूसरा पद है, और इन दोनों को मिलाकर जो शब्द बना है यथाशक्ति, यह समस्त पद है। इसका उल्टा होता है समास विग्रह, यानी यहाँ पर हमने जोड़ा है तो इसे समास कहेंगे, और इसका उल्टा अगर हम यथाशक्ति को दो शब्दों में तोड़ दें, यथा प्लस शक्ति, तो यह हो जाएगा समास विग्रह। जब समस्त पदों को अलग अलग किया जाता है तो इस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। अर्थात समस्त पद बराबर पूर्व पद या पहला पद प्लस उत्तर पद या दूसरा पद। जैसे एक शब्द है प्रतिदिन, इसको अगर हम दो शब्दों में तोड़ेंगे तो यह हो जाएगा प्रति प्लस दिन। यहाँ पर प्रति पूर्व पद या पहला पद है और दिन उत्तर पद या दूसरा पद है। समास रचना में कभी पूर्व पद, कभी उत्तर पद और कभी दोनों ही पद प्रधान होते हैं। कभी कभी दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि कोई अन्य पद प्रधान होता है। साथियों, प्रधान का मतलब है मुख्य पद। ये तालिका बनी हुई है, इसमें ये पूर्व पद या पहला पद लिखा हुआ है, ये वाला, और ये उत्तर पद या दूसरा पद लिखा हुआ है, यह समस्त पद लिखा हुआ है, और इसमें प्रधान पद क्या है वो इस कॉलम में लिखा हुआ है। जैसे देख लेते हैं, शिव प्लस भक्त बराबर शिव भक्त, ये समस्त पद बना शिव भक्त, इन दोनों शब्दों को मिलाकर, और इसमें पूर्व पद प्रधान है। ये जो हमने एलो से हाईलाइट कर रखा है शिव, यह प्रधान शब्द है, और ये जो भक्त है ये गौड़ शब्द है। शिव प्रधान है और भक्त गौड़ है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, जेब प्लस खर्च बराबर जेब खर्च। इसमें ये जो खर्च शब्द है ये प्रधान शब्द है और जेब गौड़ शब्द है। तो यहाँ पर ये बाद वाला प्रधान है, तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है उत्तर पद प्रधान। भाई प्लस बहन बराबर भाई बहन। इसमें साथियों दोनों पद प्रधान है। चौथा उदाहरण है, चतुः धन भुज बराबर चतुर्भुज। इसमें कोई भी शब्द प्रधान नहीं है, ना तो ये वाला चतु और ना ही ये भुज। ये दोनों ही प्रधान नहीं है, बल्कि चतुर्भुज से संकेत मिलता है विष्णु के लिए। विष्णु के लिए चतुर्भुज शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर अन्य पद है जो विष्णु, वो प्रधान है। अब समझते हैं समास के भेद। हिंदी में समास के 6 भेद होते हैं। ये यहाँ पर 6 भेद लिखे हुए हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा कर्मधारय समास और छठा बहुब्रीहि समास। आइए अब एक एक कर इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास। इस समास में पहला पद अव्यय होता है और यही पद प्रधान होता है, द्वितीय पद गौड़ होता है। उदाहरण के लिए, जैसे भरपेट शब्द है, इसको अगर हम विग्रह करेंगे तो पहला बनेगा ये भर प्लस पेट। यहाँ पर ये भर पूर्व पद है और उत्तर पद है पेट। इसमें प्रधान पहला है। भरपेट का अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो क्या है, पेट भरकर। तो इस भरपेट शब्द में अव्ययी भाव समास है, क्योंकि यहाँ पर पहला पद प्रधान है। इसी प्रकार यथा योग्य बराबर यथा प्लस योग्य, अर्थात योग्यता अनुसार। यहाँ भी पहला पद प्रधान है, तो यथा योग्य में अव्ययी भाव समास है।
प्रतिदिन, प्रतिदिन बराबर प्रति प्लस दिन अर्थात हर दिन। यहाँ प्रति शब्द प्रधान है, इसलिए प्रतिदिन शब्द में भी अव्ययी भाव समास है। आजन्म, आजन्म बराबर आ प्लस जन्म। इसमें आ शब्द जो है वो अव्यय है, ये प्रथम पद है और यही प्रधान है। हिंदी में अर्थ देखें तो आजन्म का अर्थ हुआ जन्म भर या जन्म पर्यंत। तो आजन्म शब्द में अव्ययी भाव समास है। आजीवन बराबर आ प्लस जीवन अर्थात जीवन भर या जीवन पर्यंत। इसमें आ शब्द है, ये अव्यय है और ये प्रथम पद है, यही प्रधान है, इसलिए आजीवन शब्द में भी अव्ययी भाव समास है। इसी प्रकार आमरण, आ धन मरण अर्थात मरण तक या मरण पर्यंत। इसी प्रकार यथाशक्ति बराबर यथा प्लस शक्ति अर्थात शक्ति के अनुसार। यहां भी यथा शब्द प्रधान है, तो यथाशक्ति शब्द में भी अव्ययी भाव समास है। साथियों, इसमें आप ये जो शब्द दिए गए हैं इनको याद कर लीजिए। अधिकांश यही शब्द किसी समस्त पद के पहले जुड़े होते हैं और इन्हीं से आप अव्ययी भाव समास को पहचान सकते हैं। दूसरा समास है तत्पुरुष समास। इस समास में प्रथम पद गौड़ तथा द्वितीय पद प्रधान होता है। यहाँ पर द्वितीय पद प्रधान होता है। दोनों पदों के बीच कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। कारक चिन्ह कुछ शब्द होते हैं, अभी हम लोग जानेंगे। कारक चिन्ह तथा अन्य आधार पर तत्पुरुष समास के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं, जिसमें पहला है कर्म तत्पुरुष। इसमें को कारक चिन्ह का लोप होता है। एक उदाहरण से समझते हैं। ये समस्त पद लिखे हुए हैं और इधर उनका विग्रह लिखा हुआ है। जैसे बस चालक है, इसका अगर विग्रह करें बस को चलाने वाला, यानी को शब्द इसमें आ रहा है। को शब्द का लोप किया गया है। लोप का अर्थ होता है गायब होना। को शब्द गायब हो गया है जब इसका समस्त पद बना है, तो इसमें कर्म तत्पुरुष है। गगन चुम्बी, गगन को चूमने वाला, यहां भी को शब्द का लोप किया गया है। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, इसमें भी को शब्द का लोप किया गया है। माखन चोर, माखन को चुराने वाला, इसमें भी को शब्द का लोप किया गया है। तो इस प्रकार से इन सभी समस्त पदों में कर्म तत्पुरुष समास है। अगला है करण तत्पुरुष। इसमें से अथवा द्वारा कारक चिन्ह का लोप होता है। उदाहरण, इधर समस्त पद लिखे हुए हैं और इधर इनका विग्रह है। तो देखिए, मदांध, इसका जब विग्रह करेंगे मद से अंधा, यहां पर से शब्द का लोप किया गया है, तब ये मदांध बना है। रेखांकित, रेखा द्वारा अंकित, इसमें द्वारा शब्द का लोप किया गया है, तब रेखांकित शब्द बना है या रेखांकित समस्त पद बना है। हस्तलिखित, हाथ से लिखित, इसमें भी से शब्द का लोप किया गया है, तब समस्त पद हस्तलिखित बना है। कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य, इसमें भी से शब्द का लोप किया गया है। तो परिभाषा हमारी कहती है कि से अथवा द्वारा जब इन कारक चिन्हों का लोप होता है तो वहां पर करण तत्पुरुष होता है। तो ये जो हमारे समस्त पद लिखे हुए हैं, इन सभी में करण तत्पुरुष समास है। अगला देखते हैं संप्रदान तत्पुरुष। इसमें के लिए कारक चिन्ह का लोप होता है। उदाहरण, इधर समस्त पद लिखे हुए हैं और इधर इनका विग्रह किया गया है। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, यहां पर के लिए शब्द का लोप किया गया है। परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन, यहां भी के लिए शब्द का लोप किया गया है। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, यहां भी के लिए शब्द का लोप किया गया है। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, यहां भी के लिए शब्द का लोप किया गया है। तो साथियों, इन सभी में के लिए शब्द का लोप किया गया है और परिभाषा हमारी कहती है कि जब के लिए कारक चिन्ह का लोप होता है तो संप्रदान तत्पुरुष होता है। तो इस प्रकार से इन सभी समस्त पदों में संप्रदान तत्पुरुष समास है। अगला देखते हैं अपादान तत्पुरुष। इसमें से, ये से दूसरा वाला है, अलग होने का भाव, कारक चिन्ह का लोप होता है। देखिए थोड़ा सा इसमें अंतर है, आप देख लीजिए। ऊपर भी से शब्द आया था, ये करण तत्पुरुष में ये से शब्द आया था, लेकिन ये से उस से अलग है। इसमें क्या है कि से अथवा के द्वारा, यानी यहां पर से की जगह अगर हम के द्वारा लिखें तो यहां पर बिल्कुल फिट बैठेगा। जैसे हाथ से लिखित,
तो यहाँ से की जगह अगर हम के द्वारा कर दें तब भी अर्थ सही निकलेगा, हाथ के द्वारा लिखित। तो ये से यहाँ पर के द्वारा के साथ में फिट बैठ रहा है। अब वहां देखते हैं, ये अपादान तत्पुरुष है, इसमें से अलग होने का भाव होता है। किस प्रकार से देख लेते हैं। इधर समस्त पद लिखे हुए हैं और इधर विग्रह लिखा हुआ है। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। यहां पर अगर हम से की जगह के द्वारा शब्द का प्रयोग करें तो अर्थ नहीं निकलेगा। पथ के द्वारा भ्रष्ट, कोई अर्थ नहीं निकला। ऋण के द्वारा मुक्त, यहां भी कोई अर्थ नहीं निकला। इसलिए ये जो से है इसमें अलग होने का भाव है, इसका आप लोग ध्यान रखें और इसे अच्छी तरह से समझ लें। तो जब से शब्द का लोप होता है, कौन सा से, अलग होने के भाव वाला, इस कारक चिन्ह का जब लोप होता है तो अपादान तत्पुरुष समास होता है। इस प्रकार ये जितने भी आपके समस्त पद लिखे हुए हैं ये वाले, इनमें अपादान तत्पुरुष है। अगला है संबंध तत्पुरुष। इसमें का, की, के, रा, री, रे कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। इधर आपके समस्त पद लिखे हुए हैं और इधर उनका विग्रह किया गया है। घुड़ दौड़, घोड़ों की दौड़, की शब्द का लोप किया गया है। पूंजीपति, पूंजी का पति, का शब्द का लोप किया गया है। गृह स्वामी, गृह का स्वामी, यहां भी का शब्द का लोप किया गया है। प्रजापति, प्रजा का पति, यहां भी का शब्द का लोप किया गया है। तो परिभाषा हमारी कहती है जब का, की, के और रा, री, रे कारक चिन्ह का लोप होता है तो उन समस्त पदों में संबंध तत्पुरुष समास होता है। अगला देखते हैं अधिकरण तत्पुरुष। इसमें में पर कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। उदाहरण के लिए समस्त पद लिखे हुए हैं इधर ये, और इनका विग्रह इधर किया गया है। शरणागत, शरण में आगत, में शब्द का लोप किया गया है। आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास, यहां पर शब्द का लोप किया गया है। जलमग्न, जल में मग्न, में शब्द का लोप किया गया है। नीति निपुण, नीति में निपुण। तो परिभाषा यह कहती है कि जहां भी में या पर कारक चिन्ह का लोप किया जाए उन सभी समस्त पदों में अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। अगला समास है द्विगु समास। इस समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है और दूसरा पद उसका विशेष्य होता है। पहला पद क्या है? संख्यावाचक विशेषण होता है और दूसरा पद उसका विशेष्य होता है। उदाहरण की सहायता से समझ लेते हैं। इधर समस्त पद लिखे हुए हैं और इधर इनका विग्रह लिखा हुआ है। चौराहा, चार राहों का समूह। इसमें जो चार शब्द है ये संख्यावाचक विशेषण है। त्रिभुवन, तीन भुवनों का समूह, तीन शब्द संख्यावाचक है। नवग्रह, नौ ग्रहों का समूह, इसमें नौ संख्यावाचक विशेषण है। त्रिवेणी, तीन वेणियों का समूह, इसमें तीन संख्यावाचक विशेषण है। तो परिभाषा हमारी कहती है कि पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो और दूसरा पद उसका विशेष्य हो तो वहां पर द्विगु समास होता है। इस प्रकार से इन सभी समस्त पदों में द्विगु समास है। अगला समास है द्वंद्व समास। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों शब्दों के बीच और, तथा, या, अथवा, एवं आदि शब्दों का लोप होता है एवं डैश लगा होता है। तो उदाहरण से समझ लेते हैं इसे। इधर आपके समस्त पद लिखे हुए हैं और इधर विग्रह किया गया है। आय व्यय, आय और व्यय और शब्द का लोप हुआ है। माता पिता, माता और पिता तथा शब्द का लोप हुआ है। भीम अर्जुन, भीम और अर्जुन और शब्द का लोप हुआ है। अन्न जल, अन्न एवं जल एवं शब्द का लोप हुआ है। इसमें दोनों पद ही प्रधान होते हैं। तो इसको याद रखने का एक तरीका और है कि जब दोनों पद प्रधान होते हैं कोई पद किसी से कम नहीं होता। तो जब कोई किसी से कम नहीं होता है तो वहां क्या होता है? वहां द्वंद्व युद्ध होता है। लेकिन यहां पर युद्ध नहीं, यहां पर हम लोग समास पढ़ रहे हैं। तो ऐसे समस्त पदों में जहां पर दोनों पद प्रधान होते हैं वहां पर द्वंद्व समास होता है। अब देखते हैं अगला कर्मधारय समास। इसमें पूर्व पद गुणवाचक विशेषण होता है जो उत्तर पद की विशेषता बताता है। जो पहला पद होगा वो गुणवाचक विशेषण होगा और जो बाद वाले पद की विशेषता बताएगा। उदाहरण से समझते हैं। ये आपके रहे समस्त पद और इधर उनका विग्रह रहा। महात्मा, इसका विग्रह हुआ महान है जो आत्मा।
तो इसमें महान शब्द क्या है? गुणवाचक विशेषण है, और जो विशेषता किसकी बता रहा है? आत्मा शब्द की। स्वर्ण कमल, स्वर्ण का है जो कमल, यहां पर स्वर्ण शब्द गुणवाचक विशेषण है और जो कमल की विशेषता बता रहा है। नील कमल, नीला है जो कमल, नीला शब्द गुणवाचक विशेषण है और जो कमल की विशेषता बता रहा है। पीतांबर, पीला है जो अंबर, पीला शब्द गुणवाचक विशेषण है जो अंबर की विशेषता बता रहा है। तो परिभाषा के अनुसार जब पहला पद या पूर्व पद गुणवाचक विशेषण हो जो उत्तर पद की विशेषता बताए, तो ऐसे समस्त पदों में कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास की एक स्थिति और भी बताई गई है, ये देखिए लिखा हुआ है, पूर्व पद तथा उत्तर पद में उपमेय उपमान संबंध होने पर भी कर्मधारय समास होता है। उदाहरण, उपमेय उपमान का अर्थ होता है कि जब दो वस्तुओं की तुलना की जाए, दो व्यक्तियों की तुलना की जाए, तो वहां पर एक उपमेय होता है और एक उपमान होता है। उपमान कौन सा होता है? जिससे तुलना की जाए, और उपमेय कौन सा होता है? जिसकी तुलना की जाए। तो इस तरह के समस्त पद यहां पर देख लेते हैं। घन श्याम, घन के समान या जैसे श्याम, यहां पर श्याम की तुलना घन से की गई है, बादलों से की गई है। तो यहां पर जो घनश्याम शब्द है इसमें उपमेय उपमान का संबंध है। इसी प्रकार कमल नयन, कमल के समान नयन या कमल जैसे नयन, नयन की तुलना कमल से की गई है। मुख चंद्र, चंद्र के समान मुख या चंद्र के जैसा मुख, यहां पर मुख की तुलना चंद्र से अर्थात चंद्रमा से की गई है। तो यहां पर उपमेय उपमान का संबंध हमें दिखाई पड़ रहा है, इसलिए इन सभी समस्त पदों में कर्मधारय समास है। अगला समास देखते हैं, बहुव्रीहि समास। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि समस्त पद किसी अन्य के विशेषण का कार्य करता है और यही अन्य पद प्रधान होता है। इसमें क्या है कि कोई भी पद प्रधान नहीं होगा, न पहला और न बाद वाला, बल्कि कोई तीसरा पद प्रधान होता है। कैसे? उदाहरण से समझते हैं। ये आपके समस्त पद रहे और ये इनका विग्रह। दशानन, तो इसका विग्रह इस प्रकार कर रहे हैं, 10 हैं आनन, आनन कहते हैं मुख को, जिसके अर्थात रावण। यहां पर ना तो 10 प्रधान रहा और ना आनन प्रधान रहा, यहां पर कोई तीसरा शब्द प्रधान हो गया है, वो क्या है? रावण। तो यहां पर दशानन में बहुव्रीहि समास है इस विग्रह के अनुसार। यहां पर एक ध्यान देने वाली बात है जो वीडियो में हम आगे भी समझेंगे, कि अगर 10 को हम संख्यावाचक विशेषण ले लें और इसका विग्रह इस प्रकार करें, 10 आनन अर्थात मुख का समूह, तो यहां पर द्विगु समास होगा। लेकिन जब हम विग्रह इस प्रकार कर रहे हैं, 10 है आनन जिसके अर्थात रावण, यानी 10 और आनन किसी की प्रधानता नहीं है, बल्कि ये दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद रावण की ओर इशारा कर रहे हैं, तो इसमें बहुव्रीहि समास है। चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु, यहां पर अन्य पद विष्णु की ओर संकेत कर रहे हैं। ये इसमें जो 2 पद हैं चतुर्भुज में, वो दोनों ही प्रधान नहीं है, बल्कि किसी अन्य शब्द की ओर संकेत कर रहे हैं, इसलिए यहां पर बहुव्रीहि समास है। लंबोदर, लंबा है उदर अर्थात पेट जिसका अर्थात गणेश, तो लंबोदर में बहुव्रीहि समास है। चक्रपाणि, चक्र है पाणी, पाणी कहते हैं हाथ को, चक्र है हाथ में जिसके अर्थात विष्णु, तो चक्रपाणि में भी बहुव्रीहि समास है इस विग्रह के अनुसार। नीलकंठ, नील है कंठ जिसका अर्थात शिव, तो नीलकंठ में भी बहुव्रीहि समास है। यहां पर कुछ विशेष भी लिखा हुआ है। बहुव्रीहि समास में विग्रह करने पर विशेष रूप से वाला, वाली, जिसका, जिसकी, जिसके आदि शब्द पाए जाते हैं, जैसा कि ऊपर हमने विग्रह में देखा भी है। कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में अंतर, इन दोनों में बहुत छोटा सा अंतर होता है, इसे ध्यान से समझेंगे तो आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। परिभाषा देख लेते हैं। कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष अथवा उपमेय और उपमान का संबंध होता है, जबकि बहुव्रीहि समास में समस्त पद किसी अन्य संज्ञा के विशेषण का कार्य करता है। उदाहरण की सहायता से समझते हैं। देखिए, शब्द एक ही है नीलकंठ, और इस शब्द का 2 तरह से विग्रह किया गया है, तो विग्रह के अनुसार इसमें समास बदल गया है। नीलकंठ, नीला है जो कंठ,
यहाँ पर नीला शब्द गुणवाचक विशेषण है और कंठ की विशेषता बता रहा है, तो परिभाषा के अनुसार इसमें कर्मधारय समास होगा। अब इसका विग्रह बदल देते हैं। शब्द वही है नीलकंठ। नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। यहां पर ना तो नील पद प्रधान है और ना ही कंठ पद प्रधान है। यहां पर अन्य पद प्रधान है, वो क्या है? शिव। ये दोनों ही पद किसी अन्य की तरफ संकेत कर रहे हैं, इसलिए यहां पर बहुब्रीहि समास है। इसी प्रकार पीतांबर शब्द को लेते हैं। पीला है जो अंबर। यहां पर पीला शब्द जो है गुणवाचक विशेषण है और जो अंबर की विशेषता बता रहा है, तो परिभाषा के अनुसार इसमें कर्मधारय समास होगा। लेकिन इसका अगर विग्रह बदल दिया जाए, पीला है अंबर जिसका अर्थात कृष्ण। यहां पर ना तो पीला शब्द प्रधान है और ना अंबर शब्द प्रधान है, बल्कि ये दोनों शब्द मिलकर किसी अन्य शब्द की ओर संकेत कर रहे हैं, अर्थात कृष्ण की ओर संकेत कर रहे हैं, इसलिए यहां पर बहुब्रीहि समास है। आइए अब समझते हैं कर्मधारय समास और द्विगु समास में क्या अंतर है। इसमें भी बहुत मामूली अंतर होता है, ध्यान से समझ लीजिए। कर्मधारय समास में समस्त पद का एक पद गुणवाचक विशेषण और दूसरा विशेष्य होता है, जबकि द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। देखिए, दोनों में ही दूसरा पद विशेष्य होता है, सिर्फ पहले पद का अंतर होता है। जो कर्मधारय है उसमें पहला पद होता है गुणवाचक विशेषण और द्विगु समास में पहला पद होता है वो संख्यावाचक विशेषण। जैसे नीलांबर, नीला है जो अंबर। यहां पर नीला शब्द है, ये गुणवाचक विशेषण है, ये अंबर का गुण बता रहा है कि अंबर कैसा है? नीला, तो इसलिए इसमें यहां पर कर्मधारय समास है। पंचवटी, 5 बटों का समाहार। यहां पर जो 5 शब्द है ये संख्यावाचक विशेषण है, इसलिए पंचवटी में द्विगु समास है। अब समझते हैं द्विगु समास और बहुब्रीहि समास में अंतर। परिभाषा देख लेते हैं। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण और दूसरा विशेष्य होता है, जबकि बहुब्रीहि समास में पूरा पद ही विशेषण का काम करता है। उदाहरण की सहायता से समझते हैं। देखिए, एक ही शब्द यहां पर लिया गया है त्रिनेत्र, और उसका विग्रह 2 प्रकार से किया गया है, तो समास भी दोनों में अलग अलग हो गए। कैसे? पहले इसे इस प्रकार से समझते हैं। त्रिनेत्र अर्थात 3 नेत्रों का समूह। यहां पर जो 3 शब्द आया है ये संख्यावाचक विशेषण है, इसलिए यहां पर द्विगु समास है। दूसरी प्रकार से देखते हैं। त्रिनेत्र अर्थात 3 है नेत्र जिसके, अर्थात शंकर। यहां पर ना तो 3 प्रधान है और ना नेत्र प्रधान है, बल्कि कोई अन्य पद प्रधान है। शंकर की ओर ये दोनों पद संकेत कर रहे हैं, इसलिए यहां पर बहुब्रीहि समास है। चलिए थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं। अभ्यास 1, निम्नलिखित समस्त पद का विग्रह कर समास का नाम भी बताइए। ये इस कॉलम में समस्त पद लिखे हुए हैं और इस वाले कॉलम में विग्रह किया गया है और इसमें समास का नाम लिखा गया है। देशभक्ति, देश की भक्ति। यहां पर की शब्द का लोप किया गया है, इसलिए यहां पर संबंध तत्पुरुष समास है। सद्धर्म, सत है जो धर्म। यहां पर सत क्या है? ये प्रधान शब्द है, प्रधान पद है, और धर्म गौड़ शब्द है, इसलिए यहां पर कर्मधारय समास है। युद्ध निपुण, युद्ध में निपुण। यहां पर में शब्द का लोप किया गया है, इसलिए अधिकरण तत्पुरुष समास है। महावीर, महान है जो वीर। यहां पर महान गुणवाचक विशेषण है जो वीर की विशेषता बता रहा है, इसलिए यहां पर कर्मधारय समास है। पुस्तकालय, पुस्तकों का आलय। यहां पर का शब्द का लोप किया गया है, इसलिए यहां पर संबंध तत्पुरुष समास है। नील गगन, नीला है जो गगन। यहां पर नीला गुणवाचक विशेषण है जो गगन की विशेषता बता रहा है, इसलिए यहां पर कर्मधारय समास है। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। पर शब्द का लोप किया गया है, इसलिए अधिकरण तत्पुरुष समास है। नील गाय, नीली है जो गाय। यहां पर नीली शब्द है वो गुणवाचक विशेषण है जो गाय की विशेषता बता रहा है, इसलिए यहां पर कर्मधारय समास है। सिर दर्द, सिर में दर्द। में शब्द का लोप किया गया है, इसलिए अधिकरण तत्पुरुष समास है। अंधकूप, अंधा है जो कूप। यहां पर अंधा शब्द गुणवाचक विशेषण है जो कूप की विशेषता बता रहा है, इसलिए यहां पर कर्मधारय समास है। पदच्युत, पद से च्युत। यहां पर से शब्द का लोप किया गया है, इसलिए यहां पर अपादान तत्पुरुष समास है। राह खर्च, राह के लिए खर्च। यहां पर के लिए शब्द का लोप है, इसलिए यहां पर संप्रदान तत्पुरुष समास है। जलधारा,
जल की धारा, यहाँ पर की शब्द का लोप किया गया है इसलिए संबंध तत्पुरुष समास है। महाराजा, महान है जो राजा, महान शब्द गुणवाचक विशेषण है जो राजा शब्द की विशेषता बता रहा है इसलिए कर्मधारय समास है। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न, में शब्द का लोप किया गया है इसलिए अधिकरण तत्पुरुष समास है। ग्रंथ रत्न, ग्रंथ रूपी रत्न, देखिए यहां पर उपमेय और उपमान का संबंध है, ग्रंथ और रत्न की तुलना की गई है इसलिए कर्मधारय समास है। आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी, के लिए शब्द का लोप किया गया है इसलिए यहां पर संप्रदान तत्पुरुष समास है। गुणहीन, गुण से हीन, यहां पर से शब्द का लोप किया गया है तो यहां पर अपादान तत्पुरुष समास है। यश प्राप्त, यश को प्राप्त, को शब्द का लोप किया गया है इसलिए यहां पर कर्म तत्पुरुष समास है। चलिए एक प्रश्न और देख लेते हैं। अभ्यास 2, निम्नलिखित का समस्त पद बनाकर समास का नाम लिखिए। यहां पर विग्रह आपको दिया गया है, समस्त पद आपको बनाना है और उस समस्त पद में जो भी समास है उसका आपको नाम लिखना है। तो देखते हैं। लोक में प्रिय, इसका समस्त पद होगा लोकप्रिय और यहां पर हमने में शब्द का लोप किया है इसलिए यहां पर अधिकरण तत्पुरुष समास है। जन्म से अंधा, जन्मांध, यहां भी से शब्द का लोप किया गया है इसलिए इसमें अपादान तत्पुरुष समास है। कनक के समान लता, कनक लता, यहां पर के समान का लोप है अर्थात यहां पर तुलना की गई है, उपमेय और उपमान का संबंध है इसलिए कर्मधारय समास है। हस्त से लिखित, हस्तलिखित, यहां पर से शब्द का लोप किया गया है, ये से कौन सा है, इसे हम के द्वारा से अगर रिप्लेस करें तो क्या होगा, हस्त के द्वारा लिखित, अर्थात ये करण तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। तो साथियों यह थी समास के संबंध में जानकारी। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। अब मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद।